अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहिन अंजुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर दफ़ा की तरह इस बार भी हम कुछ ना कुछ एक बीमारी को डिस्कस करते हैं। हमारा रीज़न सिर्फ इतना ही होता है अपने हर प्रोग्राम में किसी एक डिजीज़ को डिस्कस करने का, ताकि हम आपको उसकी अवेयरनेस दे सकें, आपको पहले से आगाह कर सकें उसके बारे में, ताकि आप उससे बच सकें। आज जिस अहम टॉपिक को, बल्कि टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहली चीज़ है कि शुगर के जो बढ़ते अमराज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, और बे औलादी के जितने भी मसाइल हैं हम आज उसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमी अंबर सीमी। कैसे, क्या हाल चाल है डॉक्टर? वालेकुम सलाम। अच्छा, सेकंड हमारे पास डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। और आज बहुत सारे सवालात होंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि हर घर की ज़रूरत है। हर घर में बात तो बहुत छोटी सी है, शुगर को हम बहुत हल्के में लेते हैं, या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या बे औलादी का मसला आ रहा है तो हम उसको बहुत हल्की सी चीज़ लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है। हमें इस पे सोचना चाहिए, हमें इसके मसाइल की जड़ तक जाना चाहिए। तो आज कोशिश करेंगे कि आज का प्रोग्राम जो जितना भी टाइम हम स्पेंड करें साथ, उसमें हम ये तमाम सवालात को कवर कर सकें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल करूँगी कि मोटापे की वजूहात क्या है? देखिए, मोटापा बेसिकली अगर हर बीमारी को अगर हम ये समझ के लेंगे कि अगर वो बीमारी है तो फिर उस लिहाज से इंसान कभी भी सेहतियाब नहीं हो सकता। सबसे पहले आप किसी भी बीमारी को जो है वो ऐसे टैकल करें कि आपको बस सेहतमंद रहना है। ठीक है, अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होगा तो हमेशा आप सेहतमंद रहेंगे। और अगर आप ये सोच के रहेंगे कि अभी मेरे जिस्म में कोई बीमारी जन्म ले रही है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो मोराल है वो बेसिकली डाउन होता चला जाता है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमें अपने आप को सेहतमंद रखना है, जिसके वजह से हमारी फैमिली भी जो है वो कह लें कि सर्वाइव करती है नॉर्मली, और जो है वो उनका रवैया भी हमारे साथ सही रहता है। मोटापा बेसिकली होता क्या है कि जब आपका वज़न गेन होना शुरू हो जाए तो पहले आप जो है वो ओवरवेट में आते हैं, फिर उसके बाद आप मोटापे में चले जाते हैं। तो बेसिकली ये मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ होता है। इससे ये होता है कि आपकी शख्सियत भी मुतासिर होती है। देखने वाला जो है वो आपको बोलेगा, मुख्तलिफ लफ्ज़ों से इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी सेहत को सेहतमंद रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए उससे ये होता है मोटापे से कि आपके जिस्म के ऊपर बहुत सारे मुज़र असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दिल की बीमारियां सबसे बड़ा आज का कह लें कि सबसे बड़ा टॉपिक है कि दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से जन्म ले रही हैं। उसकी वजह एक यही है मोटापा। दूसरा, पेशेंट डायबिटीज़ यानी शुगर में मुब्तला हो सकता है। ठीक है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में है और उसका वेट आहिस्ता आहिस्ता गेन हो रहा है तो वो लाजमी डायबिटीज़ में जा सकता है, यानी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि ओवरवेट होने की वजह से उसके पाँव के ऊपर जोर आता है, यानी घुटने जो आपके हैं वो मुतासिर होते हैं और वो फिर चलने से भी दोबार हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मोटापा आपकी शख्सियत को भी मुतासिर कर रहा है और उसके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको भी मुतासिर कर रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को आपने सेहतमंद रखना है। और WHO एक स्केल बनाती है जिसे हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है वो। और अगर आप उसको हर 3 महीने में या 6 महीने में प्रॉपर चेक करते रहें तो आपको पता चलता रहेगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो नॉर्मली जो BMI हमारा होना चाहिए वो मोस्टली लेस देन 30 होना चाहिए, और अगर 30 से ऊपर जा रहा है तो फिर आप मोटापे या ओबेसिटी में जो है वो कह लें कि कंट्रोल उसके अंदर जा रहे हैं, उस स्केल के अंदर जा रहे हैं। तो BMI के बेसिकली मुख्तलिफ स्केल होते हैं जिस बेस पे जो हम डिस्कस करते हैं कि जैसे 18.5 से लेके 24.9 तक अगर एक बंदा है BMI स्केल पे आ रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, उसको अपनी लाइफ को उसी तरह मेंटेन करना है और उसी के अंदर उसको मेंटेन करना है इस BMI में। अगर वो 25 से 30 के दरमियान आ रहा है, यानी 29.9 में आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है वो ओवरवेट में जा रहा है। अब उसका वेट जो है वो उससे कंट्रोल होना बाहर हो रहा है, यानी वेट जो है उसका आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। जैसे ही वो 30 को क्रॉस करता है, 40 के बीच तक आता है, तो वो ओबीस में या मोटापे में चला जाता है। अब जैसे ही वो मोटापे में आता है तो उसको ये बीमारियां, जैसे मैंने बताया कि दिल के अमराज हैं, शुगर है, ठीक है, और आपके जो जॉइंट्स हैं, खासतौर पे जो नी जॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से जो है ये वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है वो मोटापा हमारे जिस्म में जन्म लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर अंबर, अब आपसे सवाल है तो ये कि बांझपन एग्जैक्टली है क्या, और ये क्या बांझपन सिर्फ औरत को कहा जाता है, क्या औरत में कोई फॉल्ट है? तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल के इनवाइटिंग Thank you. मी, और आपने ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिस पे लोग ना शाई फील करते हैं, शर्मिंदगी फील करते हैं, कहते हैं इस पे बात करो नहीं, फैमिली बैठी हुई है, या आपको अगर एक कपल एक फैमिली में कंबाइन फैमिली में रह रहा है तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करता। अब उसके अगर वो जब अपनी फैमिली में भी डिस्क्लोज़ नहीं करेगा तो वो डॉक्टर के कैसे पास जाएगा, बिल्कुल। किस तरह दूसरों से डिस्कस करेगा, घरेलू टोटके जो अच्छा, आम बहुत है। आसानी से ना हमारे पास बोल देते हैं कि अगर बच्चे नहीं हो रहे औरत का फॉल्ट है, बहुत नहीं, आसानी के नहीं। साथ। देखें सिर्फ इसमें फीमेल नहीं, इसमें मेल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। देखें बेबी जो कंसीव हो रहा है, इवन मिस कैरेजेस भी, जी। तो आपके दोनों के हमें क्रोमोसोम्स को देखना होता है। ये नहीं है कि फीमेल के ही कॉजेज आ रहे हैं जो कि आपको मिस कैरेज कॉज कर रहे हैं या इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं। नो, मेल फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। ये तो हमें मेल को भी बहुत हमें मेन चीज आपने बताई, इस पे तो अभी जजमेंट ब्रेक के करना बाद हम पड़ता इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो अब ये इनफर्टिलिटी बेसिकली ये है कि अगर एक कपल है और उसकी शादी को 1 ईयर हो गया है और वो विदाउट एनी प्रोटेक्शन को कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो अपने एक कंसर्न डॉक्टर को करें कि है। बेबी क्यों नहीं हो रहा है, कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर वो नॉर्मल हेल्दी कपल है तो उनको 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब ये जो है हम कहते हैं क्योंकि आजकल ज़ाहिर है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि एजुकेशन की वजह से आपकी लेट एज मैरिजेस हो रही हैं 35 प्लस। तो अगर आपका 6 मंथ में अगर आपकी एज अबव 35 और 40 है तो आप फिर 6 मंथ तक आप ट्रायल दें। अगर 6 मंथ में कंसीव नहीं हो रहा है तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि यू आर द इनफर्टाइल कपल। ठीक आप है। सिर्फ डॉक्टर से कंसर्न करें कि इसमें कि क्या वजह आ रही है जिसकी वजह से ठीक। आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो रहा है। अच्छा डॉक्टर अंबर, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तफसीली गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में खुश आमदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और डॉक्टर अंबर से जो हम सवाल कर रहे थे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत एक मेन चीज़ आपने कही थी कि मिस कैरेजेस में सिर्फ एक फीमेल का हाथ नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करें कि इस सवाल का मतलब क्या है, क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या इश्यूज होते हैं। देखिए मिस कैरेजेस जो होते हैं वो आपके देखें जो अर्ली मिस कैरेजेस होते हैं तो ये किसी भी फैक्टर इन्वॉल्व जी। हो सकता है। इवन मेल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है, फीमेल फैक्टर भी। यानी कि कंसीव हो गया और उस फीमेल के मल्टीपल मिस कैरेजेस हो रहे हैं और वो फीमेल का ही काज है। नो, अगर मेल फैक्टर भी इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि दोनों के स्पर्म एंड ओवा मिलकर हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर कोई मेल के अंदर कोई जेनेटिक कोई अनामली आ रही है या कोई फैमिली हिस्ट्री आ रही है, कोई डिजीज़ उसके अंदर रन कर रही है, तो हमें उसे एक्सक्लूड आउट करना पड़ता है। जी। फीमेल के अंदर तो हमें पता है कि हार्मोनल इश्यूज हैं या हार्मोनल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है तो उसकी वजह से वो मिसकैरेज कर जाती है या फिर बेबी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा होता है, तो ये अल्लाह की शान होती है कि वो नॉर्मल बेबी की जगह वो अर्ली मिसकैरेजेस की तरफ जाता है। तो मेल फैक्टर भी हमें एक्सक्लूड करना चाहिए इन द रिपीटेड। अगर ऐसा एक केस मैं आपसे डिस्कस करूं कि मेरी एक जान पहचान की है, उनके साथ ये इशू आ रहा है और वो इशू यही आ रहा है कि एक बेबी तो है उनका लेकिन उसके बाद फिर मिसकैरेजेस क्यों? देखें एक बेबी है तो कंसीव तो कर रही हैं जी। दे आर नॉट द इनफर्टाइल कपल। और हर महीने हो रहा है उनके साथ ये सीन। हाँ, तो जब उनको अगर रिपीटेडली रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो हमें फीमेल को तो एक्सक्लूड आउट करना ही है, लेकिन मेल के जो होते हैं वो टेस्ट कम होते हैं। ठीक तो है। हम मेल को पहले एक्सक्लूड करते हैं, ठीक देन है। फीमेल की तो हमारे पास बहुत रेंज होती है फॉर द टेस्ट के लिए, तो हम उसके हार्मोनल एस्से कराते हैं, उसके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन मेल फैक्टर हमारे पास कम चीज़ें हम एक्सक्लूड करते हैं। तो हम पहले मेल को एक्सक्लूड करके एक तरफ कर देते हैं, देन हम फीमेल के ऊपर जाते हैं। ठीक। तो उसके बाद हो सकता है कि मे बी उनका फीमेल का यूट्राइन इटू नहीं हो रहा हो, कि यूट्रस उसका एक आदी हो जाता है मल्टीपल, तो हमें एक प्रिकॉशनली भी उसे करना पड़ता है। और फिर ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो चेंजेस आ रही हैं वो भी एक बेस लाइन उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सी चीज़ है, वरना कुछ भी हो डायरेक्ट औरत के ऊपर बात आ जाती है। नहीं, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं औरत का फॉल्ट है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं औरत का फॉल्ट है। देखिए अगर आप एक कपल आ रहा है और वो कह रहा है मैं तो डॉक्टर साहिबा 3 साल से इलाज करा रहा हूँ और हमारा कंसीव नहीं हो रहा, तो आप फीमेल एक फीमेल नॉर्मल है, आप उसको हार्मोनल दिए जा रहे हो, उसका एक नॉर्मल जो साइकिल चल रहा है आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो अपनी आर्टिफिशियल हार्मोन्स देके। आप मेल को तो कर नहीं रहे हो। अगर मेल का स्पर्म काउंट कम है या उसमें अंदर स्पर्म काउंट है ही नहीं या कोई इन्फेक्टिव चीज़ आ रही है, तो आप उसको पहले एक्सक्लूड आउट करो, देन गो टू द फीमेल। जब बिल्कुल। मेरे पास मेरी अपनी क्लिनिक्स पे जो कपल आता है इनफर्टिलिटी का, पहले मैं मेल फैक्टर इन्वॉल्वमेंट देखती हूँ, देन उसके बाद उसकी फीमेल पे बिल्कुल, जाती बिल्कुल। हूँ।
हमारे पास ज़रूरत है इस चीज़ की अवेयरनेस की कि हम अगर एक के ऊपर इल्ज़ाम डालने के बजाय हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। एग्जैक्टली तो अगर देखें आप अगर मेल को शाय नहीं करना चाहिए, मेल ये समझता है शायद ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कि शायद उसकी मेल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको आपके इज्जत सामने की, हाँ, शान में गुस्ताखी। एग्जैक्टली तो देखें आपका फीमेल भी तो अपने लिए जाती है ना, फीमेल क्यों जाती है? फीमेल तो ऑलराउंड आपके लिए आपकी जो जस्टिफिकेशन होती है अपने ससुराल में या अपने फ्रेंड सर्कल में, वो जस्टिफिकेशन करती हैं। अगर मेल फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो फीमेल कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगी, बिल्कुल। और अगर फीमेल में फैक्टर भी इन्वॉल्व नहीं है वो मेल आपके एक्सपोज करेगा कि भाई हो नहीं रही है, मेरी वाइफ की औलाद नहीं हो रही है, कोई डॉक्टर अच्छा सा बता दो। नहीं, आप दोनों जाएं, दोनों आप डॉक्टर के नहीं, देखिए डॉक्टर्स के एथिक्स होते हैं, वो कभी भी किसी को आपकी सीक्रेट्स आउट नहीं करता है। तो आप किसी को ना बताएं, आप कपल हैं, आप डॉक्टर के साथ जाएं, 3 बात में इन्वॉल्व रहेगी, आप डॉक्टर से डिस्कस करें, देन फर्दर टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट कराएं। हार्डली मेगा से 2 या 3 टेस्ट होते हैं जो मेल फैक्टर की हम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, अगर आता है तो देन हम डीप में जाते हैं, वरना हम 2 या 3 टेस्ट करवाते हैं और फैक्टर की मेल फैक्टर इन्वॉल्वमेंट हमें पता चल जाती है, फिर देन हम फीमेल्स पे जाते हैं। नॉर्मल हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो इसी तरीके से चलता है, तो आप कंसीव भी जल्दी करोगे। देखो अगर आप अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करोगे ना, आप अपना वेस्ट ऑफ मनी भी करोगे, अपनी कंसल्टेशन भी ज़ाया करोगे, अपना टाइम पीरियड भी ज़ाया करोगे। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपका जो लाइफ स्पैन है, आप उस एज पे आ जाओगे जहाँ आपको फर्टिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो आपका ज़्यादा बेटर ये कि आप दोनों कंसर्न करो डॉक्टर से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस बात की अवेयरनेस दे सकें। हम इस टॉपिक को डिस्कस भी इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को पता लग सके भाई कि इल्ज़ाम डालने से कुछ नहीं होगा, हल निकालने से कुछ होगा। अच्छा डॉक्टर इफ्तिखार, आपसे एक सवाल है, एक रफ सा एक चार्ट बताएं, कोई ऐसी चीज़ जो एक इकोनॉमिकल तबका भी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हम जाते हैं ना किसी से भी डाइट प्लान बनवाने के लिए, वो इतने महंगे महंगे डाइट प्लान बना देते हैं कि इतने ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, इतने सप्लीमेंट्स होने चाहिए, इतने जूसेस होने चाहिए। सामने वाला बंदा सिर्फ वो चार्ट देख के बोलता है इतना तो मैं कमाता भी नहीं। तो ऐसा कुछ इकोनॉमिकल एक चार्ट रफ सा बताएं कि जिसको हर बंदा अफोर्ड कर सके, वो इतना मेहनत तलब ना हो, बासानी रेडी भी हो जाए, बासानी इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो एक ऐसा कोई चार्ट बताएं जिसपे हम रोज़मर्रा अप्लाई कर सकें। देखिए, इसमें चार्ट की तो खैर सच कोई नीड नहीं है। जो हमारी डेली रूटीन में जो खाने बनते हैं घर में, नॉर्मली अगर हम उसको सही तरीके से उसका एक डाइट प्लान बना लें तो लाज़मी बात है हर जो मोटा शख्स है या कोई भी जिसके अंदर मोटापा आ रहा है तो वो अपने वेट को क्या लें कि स्लोली जो है वो रिड्यूस कर सकता है। क्योंकि देखिए वेट गेन करना और वेट लॉस करना इस पे बहुत डिफरेंस होता है। गेन तो तेजी से हो जाता है। हाँ, गेन तो आप जल्दी कर सकते हैं, मगर लॉस करने में लोग कहते हैं कि हम 1 साल में कर लेंगे, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, उसके लिए 3 इयर्स भी लग सकते हैं, 4 इयर्स भी लग सकते हैं, 5 इयर्स भी लग सकते हैं। और कुछ अगर डाइट प्लान अगर अपना अच्छा बना लें तो वो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं। मगर एकदम वेट लॉस करना भी जो है ना वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लटक जाती है हमारी जी, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और लाज़मी बात है आपके जिस्म में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो मुतासिर होते हैं। तो सबसे अच्छा प्लान तो ये होता है कि आप सुबह जब ब्रेकफास्ट करें तो उसमें एक बॉयल एग इस्तेमाल करें। ठीक है, बगैर शुगर के आप अगर चाय लेते हैं तो शुगर फ्री टी का इस्तेमाल करें, और कोई भी जो आप बस उसमें शुगर ना हो। ठीक है, शुगर का कॉन्सेप्ट ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कि आप स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्लाइस रखें। तो ये एक सबसे नॉर्मल, आपका पहले कहते थे कि बादशाहों की तरह ब्रेकफास्ट करें और जो है ना वो लंच जो है वो उस तरह करें, डिनर जो है वो गरीबों की तरह करें। तो अब मसला ये है कि अब लाइफ स्टाइल हमारा पहले जैसा नहीं है। ठीक है, तो उस लिहाज से हर कोई हरी होता है। तो अगर आप अपनी इस डाइट प्लान को जैसे ब्रेकफास्ट में अगर आप कर सकते हैं, नाश्ते में बॉयल एग कर लें, 2 स्लाइस कर लें और इसके अलावा शुगर फ्री टी कर लें। अगर आप लंच लेते हैं तो लंच में आप बॉयल चीज़ें इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर उसके सैलेड का इस्तेमाल करें। ठीक है, बंद गोभी का इस्तेमाल करें सैलेड में। ठीक है, इसके अलावा चने, बॉयल चने इस्तेमाल करें, लोबिया बॉयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम वाइट चनों का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भी बहुत ज़्यादा कह लें कि बेनिफिशियल है हर लिहाज से। लोग लस्सी पीते हैं, वो भी बेनिफिशियल है, सिर्फ मोटापे के लिए नहीं होती, और भी फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को नॉर्मलाइज रखते हैं। तो इसके अलावा आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें। ठीक है, नॉर्मली जो है वो हर घर में मोस्टली होता ही है। तो लंच में आप ये कर लें और डिनर बिल्कुल सिंपल रखें। सिंपल से मुराद ये है कि कोई भी शोरबे वाला सालन जिसमें नमक कम हो, ठीक है, आप वो
और चपाती के साथ उसको इस्तेमाल करें। जो भी बने घर में। जी बिल्कुल, जो भी बने। अगर सब्जी है तो बहुत अच्छा है। वेजिटेबल इज द वेरी कह लें कि इफेक्टेड होती है आपकी बॉडी के लिहाज से, ठीक है। और वो जो कहते हैं कि चावल कम लें, इतने से चावल लें, उसके साथ प्याला भर के दाल अगर आपके पास बनी है। हाँ तो देखिए, दाल। राइस मोटापा करता है क्योंकि उसमें स्टार्च ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है। जिनको मोटा होना होता है उसको हम कहते हैं चावल का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठीक है, मगर इतना हद से ज्यादा भी नहीं बढ़े। और उसके बाद जो है वेजिटेबल राइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा, उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिनको इसका सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे और हम डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहे थे डाइट प्लान के हवाले से। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि आगे हम कंटिन्यू कैसे करेंगे। हाँ, बस इसी को जो मैंने आपको बताया बिफोर ब्रेक, जो है वो यही डाइट प्लान रखें इंशाल्लाह। इससे उसके साथ जो है वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। हम लंच तक तो आ गए थे। हाँ, लंच के बाद मैंने बताया डिनर में जो है वो शोरबे वाला सालन और 2 चपाती, इट्स इनफ, ठीक है, ये इस्तेमाल करें। और शोरबे वाले सालन में बस ये ख्याल रखें कि नमक यानी सॉल्ट जो है वो एक कह लें कि नॉर्मल रेंज में हो। मतलब आप तो बहुत इजीएस्ट सी डाइट बता रहे हैं कि तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो हमारे पास इतना मुअम्मा क्यों बना दिया जाता है कि नहीं आप मोटे हो जाओगे, ये नहीं करो। अगर कोई डाइट प्लान हम किसी से रेडी करवा रहे हैं तो वजह ये है कि हम लोग ने जंक फूड इतना अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है कि उसकी वजह से मोटापा बढ़ा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है इसमें, अगर आप थोड़ा सा रिलीफ देंगे और कुछ जंक फूड ऐड करना चाहें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम एकदम से नहीं छोड़ सकते। देखिए, तो क्या ऐड कर सकते हैं? पहले क्या होता था, सैटरडे संडे ऑफ होता था तो ज्यादातर फैमिली प्लान करती थी आउट, जो है वो सैटरडे को आपने बाहर जाके जो ना वो खाना खाना है। बस वही रूटीन रखें। हम खा सकते हैं अपनी मर्जी का कुछ भी खाना, बर्गर, पिज्जा, बिल्कुल हफ्ते में, मगर एक दफा बहुत है। अगर उसको ज्यादा आप एक्सीड करते हैं तो फिर लाजमी बात है उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। दूसरा, आजकल जो बाहर के फूड होते हैं वो इतने ज्यादा करामत नहीं है, ठीक है, या उनको उसके ऊपर हम इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि देखिए हर कोई कमाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। अपनी वो चाहेगा कि मैं जितना एक्सीडली बचा सकूं वो बचाएगा, क्योंकि आजकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, आपके हर चीज के ऊपर कह लें कि किसी का कंट्रोल नहीं है। तो अब चूज ऐसा करें होटल के जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो, अब वहाँ पे जाके आप उस फूड पे आप अपना जोर आजमाई कर सकते हैं। ठीक, कोई इम्प्लीमेंट करे ना करे, मैं कल से जरूर करूंगी। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। अच्छा डॉक्टर अंबर, मुझे ये बताइएगा कि ये मोटापे का बांझपन के साथ कोई रोल है? या मोटापे का बांझपन के साथ एक मेजर रोल है। देखिए, अगर पहले हम वही मेल फैक्टर पे आ जाते हैं ना, देन हम फीमेल पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेल का अगर मोटापा एक्सीड कर रहा है तो उसका जो टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन जो है, वो डिक्लाइन की तरफ होना शुरू हो जाता है। और ईस्ट्रोजन भी, देखिए एक मेल हो या फीमेल हो, ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन दोनों में होता है। मेल और फीमेल हार्मोन्स फीमेल के अंदर भी मौजूद होते हैं और एज वेल एज मेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब आपकी ओबेसिटी बढ़ती है तो मेल का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और ईस्ट्रोजन उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो एक स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म से हमें इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। फर्टिलिटी में हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर फीमेल में आ जाए तो फीमेल के अंदर ये होता है, जैसी ओबेसिटी बढ़ती है तो उसका अपोजिट इफेक्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन उसका इंक्रीज होता है, मेल हार्मोन इंक्रीज होता है, ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब फीमेल हार्मोन डिक्रीज होता है, मेल होता है, तो वो पीसीओएस जो आजकल कॉमनेस्ट कॉज है, पीसीओएस उसके डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर्स हैं, जो फेशियल हेयर्स होते हैं, ओबेसिटी है। और मेन कॉज ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, साइक्लिकल जो डिस्टर्बेंस आती है वो मोटापे की वजह से आती है, क्योंकि आपने अपने मोटापे की वजह से आपने अपने हार्मोन्स खुद ने खराब किए हैं, जो कि मेन फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी का। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मोटापा एक बीमारी है, मतलब कभी कभी सेहतमंद लोग भी तो होते हैं, या सेहतमंद बच्चा भी तो होता है। हम गोलू मोलू सा एक बच्चा देख रहे होते हैं, या 6-7 साल का बच्चा ले लें, 10-12 साल का बच्चा ले लें, तो हम कब कंसीडर करें कि बीमारी लग रहा है, हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए? देखें, बच्चों में खासतौर पे ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, ठीक है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है ना, वो स्टार्ट से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हमने उसको उसी वक्त कंट्रोल कर लिया तो आपके जिस्म में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो वो एंडोक्राइन सिस्टम के डैमेज होने की वजह से जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो है वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है और वो शख्स जो है वो मोटापे में मुबतला हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आप अपना डाइट प्लान बनाएं, अपना BMI मेंटेन करें,
ठीक है, हर 3 मंथ्स पे 6 मंथ्स पे आप अपना BMI चेक करते रहें। आप अपने आप को उसमें कैलिब्रेट कर सकेंगे कि आप किस लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है, जहां आप ओवरवेट में आना शुरू हो गए तो वहीं से अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर दें। ठीक है, जैसे मैंने बताया था BMI का जो नॉर्मल स्केल है वो 18.5 से लेके 24.9 तक होना चाहिए। अगर इसमें अगर आपने आप को मेंटेन रख लिया और आप सेहतमंद हैं तो आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल सही हैं, नॉर्मल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई चीज जो हम डेली रूटीन में बहुत आसानी से कर सकें और वो हमारे लिए एक फ्रूटफुल साबित हो जाए? सबसे सिंपल और आसान एक्सरसाइज है, आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। ठीक है, जितना आप भागेंगे या कह लें कि ऐसी वॉक करेंगे, फास्ट वॉक जिसे हम कहते हैं, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप पूरे हफ्ते में 5 से 6 घंटे का शेड्यूल बनाएं और कह लें कि उसको आप मेंटेन रखेंगे तो आप कभी भी कह लें कि ना ओवरवेट में जाएंगे ना आप ओबेसिटी में जाएंगे। मतलब हम थोड़ा थोड़ा करके भी डिवाइड कर लें कि हफ्ते में 45 मिनट्स अगर आप डेली करना चाहते हैं तो उसको मेंटेन रखें। और बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम ये है कि जैसे आफ्टर इवनिंग जो आपका जो सन सेट हो रहा होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है, इसमें आपको विटामिन डी भी मिल रही होती है। ठीक है, या फिर जो आफ्टर फजर आप जो है जैसे सन रेज हो रहा होता है उस वक्त भी विटामिन डी आपको मिल रही होती है, तो आप ब्रिस्क वॉक करें, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये बताएं कि ऐसे कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हम गलती कर रहे होते हैं कि उससे हमारा वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, हमें नहीं पता। अब जैसे घर वाले टोकते हैं कि रात में खाना ना खाएं, हम रात के 12 बजे 1 बजे तो हमें भूख लगती है। मैंने बताया ना, आपका क्या होता है कि लाइफ स्टाइल है असल में। हाँ, जब तक आपका लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं होगा, आप कह लें कि अपनी सेहत से बिल्कुल इग्नोर हो जाएंगे। जैसे जैसे अपने आप लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन करेंगे, जैसे मैंने बता दिया, अपना डाइट प्लान बनाएं सबसे पहले, फिर एक्सरसाइज के प्लान करें। मेन कौन सा पॉइंट है जिसको अवॉइड करना चाहिए कि हमें इस चीज से बहुत तेजी से वेट बढ़ेगा? इस चीज से जैसे मैंने बताया, डाइट प्लान असल चीज है आपकी डाइट। ठीक है, डाइट अगर आपकी बिल्कुल कह लें कि एक्यूरेट है, जो मैंने आपको बताई, जो खासतौर पे मोटापे के लिए मैंने बताई, जो लोग मोटापे में मुब्तला हैं वो ये डाइट प्लान को करेंगे, इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स जो है उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, 6 मंथ्स में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, टाइम का पता ही नहीं लगा, टाइम कहाँ चला गया। तो शादी से पहले कोई टेस्ट की जरूरत होती है हमें ये पता लगाने के कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है? देखिए, शादी से पहले जो है ना आप अपने आप को खुद भी जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन फीमेल जो है ना अपने आप के एक अपनी साइकिलिक पैटर्न देखें, ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक सेम डेट पे साइकिल आए। देखेंगे हमारा ये होता है कि डॉक्टर साहिबा 1 महीने में 2, अगर आपका 21 डे ऑफ द साइकिल है, 21 डेज पे भी अगर आपके साइकिल्स आ रहे हैं, इट्स नॉर्मल। ठीक है, 21 पे आ रहे हैं, 23 पे आ रहे हैं, 26 पे, इवन लेट में लेट आपके अगर 30 डेज पे भी आ रहे हैं तो इट्स नॉर्मल। ठीक है, ये साइक्लिक पैटर्न है। ये नहीं होता कि आपके 3 महीने 21 पे आ रहे हैं, आप 23 पे आ गए, आपने कहा ये 23 डेज पे क्यों आ गए ये साइकिल? नो, इट्स नॉट द साइक्लिक डिस्टर्बेंस ना। तो आपका 21 से 30th डे ऑफ योर, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल से आप काउंट करेंगे टिल जो आपका स्टार्ट होता है आपका नेक्स्ट साइकिल, तो आप डेज काउंट करेंगे। और उसे, और बाकी ये है कि आप अपने आप का एक वेट मेंटेन रखें, ना ओवर वेट करें ना अंडर वेट करें। ठीक है, अगर आप अंडर वेट भी जाएंगे, जब भी आपका इनफर्टिलिटी कॉज होगा, मेल हो या फीमेल हो। और दूसरा ये है कि प्रिवेंशन करें। आजकल जो हमारा ये होता है ना, लैपटॉप्स हम गोद में काम कर रहे हैं, ओवर हीटिंग जो होती है ना आपकी एक स्पेसिफिक एरियाज के लिए, वो आपकी ओवा को भी डिस्टर्ब करती है, आपकी स्पर्म काउंट को डिक्रीज कर देती है, आपकी जो आपकी क्लोथ्स हो वो थोड़ा सा लूज समझ रहे होंगे आप लोग, तो वो उसको लूज वेयरिंग हो, बिल्कुल टाइट फिटिंग आप नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, डाइट प्लान में आप एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो आपके मोटापे को भी कम रखेगा, वेट नॉर्मल रखेगा और आपको गुड लुकिंग भी रखेगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंबर, आपका कीमती वक्त आपने दिया और काफ़ी ज़्यादा कुछ मुझे नया जानने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर साहब, एक आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम ही हेल्थ टॉक है, तो सबसे पहले हमें हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, फिर हमें बाकी ज़िंदगी के बाकी लुब्बे लुबाब जो है वो देखने चाहिए। ठीक है, तो सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है। और जैसे एक जो ख़ास तौर पे जो मोटापे में मुब्तला है, वो 2 चीज़ W का जो वर्ड होता है वो अपनी ज़िंदगी में इन रखें तो कभी भी वेट गेन नहीं करेंगे। इसकी W का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, लॉस वेट करना है। ठीक है, यानी डोंट वेट, यानी W,
डोंट वेट एंड लॉस वेट, यानी बिल्कुल, W, यानी बिल्कुल। अपने वेट को लॉस करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ्तिखार, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत कुछ हमें हमारे नाजरीन को जानने का मौका मिला। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा, क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि आपको बीमारी आने से पहले उसकी हालात और वाक़ियात बता दिए जाएं कि आप बच सकें। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।